आपका स्वागत है बुक समराइजर यूट्यूब चैनल में। अगर आप अपने आईक्यू का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके आईक्यू लेवल के हाई होने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके इमोशन ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई था फिर भी वह सेम स्टेट दोहराते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। डैनियल गोलमैन जो इस बुक के ऑथर हैं, उनका मानना है कि EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन IQ, जबकि एवरेज IQ और गुड IQ वाले लोग लाइफ में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वही हाई IQ और लो IQ वाले लोग ऑलमोस्ट फेल होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात बता देते हैं, EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव की जा सकती है। यह एक अच्छी खबर है। गोलमैन की किताब का यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इंप्रूव करना है उसमें आपकी मदद की जाए। यही है इस किताब का मेन गोल। फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो यहाँ पर इमोशंस के बारे में बताया जा रहा है। मतलब यह कि आपकी लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जो इमोशन के बगैर गुजरता हो। यह आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। यह सारे इमोशंस हमारे लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। इसका मतलब है कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। हम सब लाइफ में कभी न कभी बहुत सैड होते हैं, लेकिन एक बात जो शायद ही आपने नोटिस की होगी, कैसे सैडनेस हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप अपने पास्ट के अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा याद करने लगते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, यह आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे। यह सारी मेमोरीज आपके सैडनेस को और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे आपको अपनी जिंदगी और भी ज्यादा बदतर लगने लगेगी। लेकिन यह दूसरे तरीके से भी उतना ही इफेक्टिव है। आप अपने थॉट से अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही चीज इस किताब का एसेंस है। ब्रेन एंड इमोशंस। डैनियल गोल एक न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है। उन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी नॉलेज है। हमारे ब्रेन के इमोशंस बहुत ही डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करता है वह ब्रेन का काफी पुराना पार्ट होता है। इतना पुराना होता है कि जब ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई थी। इसका मतलब हुआ कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब तो जरूर है। ब्रेन का यह पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। ऑथर का इससे मतलब है इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरह से यूजलेस साबित हुए हैं। विंसेंट वैन गोप एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इश्यूज के चलते इतने बड़े टैलेंट पेंटर ने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ली थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एमी वाइनहाउस और कार्डी बी जैसे लोग। यह सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम के चलते उनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई। 5 डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अगर 5 डोमेन्स की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखें तो इसे समझना काफी हद तक आसान होगा। आइडेंटिफाई योर इमोशंस। बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं, फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। जैसे हम सभी कभी न कभी किसी बात को लेकर जेलस होते हैं, जो कि एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर की यह चीज ट्यूनिंग कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठ जाए, धीरे धीरे लंबी सांसें लीजिए और माइंड को शांत रखिए। हालांकि आपके माइंड में बहुत सारी इधर उधर की बातें घूमना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अपने माइंड में थॉट्स को चलने दीजिए।
बस ध्यान रखिए कि सारे थॉट्स आए और चले जाएं। आपको किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं बैठना है, वरना यह आपके माइंड और जजमेंट पावर को ब्लॉक कर देंगे। जब आपका माइंड रोज रोज की चिक-चिक से फ्री हो जाएगा, तो आपको अपने इमोशनल स्टेट को परसीव करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप आज पूरा दिन बहुत परेशान रहे। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे, तो देखेंगे सारा दिन आप अपने पार्टनर से हुए झगड़े को लेकर परेशान थे, लेकिन आपकी डेली की अनइम्पोर्टेंट चीजों ने इस रियल विजन को क्लाउड कर दिया था। इमोशनल मैनेजमेंट ऑथर इस बात पर जोर देते हैं इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन यह वन वे स्ट्रीट नहीं है। ज्यादा स्पेसिफिक वे में कहा जाए तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफी करीब है, जिसे फ्लो बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, खाली दिमाग शैतान का घर। यह कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसके बजाय किसी एक चीज पर फोकस कीजिए। जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाकर रखिए, लेकिन इस बीच अपने फोन या सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल भी चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, तो कुछ टाइम के लिए इन चीजों को भूलना होगा। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी काफी मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज करते हैं, जिसे साइकोलॉजिस्ट यह साबित कर चुके हैं। जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, वो सोशल नेटवर्क पर दूसरों से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने या कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय यह लोग घंटों तक अपनी सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को स्क्रॉल करते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। जिन लोग एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए 10 सेकंड रूल सबसे बढ़िया है। यह रूल बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे गुस्सा आ रहा है, तो आराम से बैठ जाइए, काउंटिंग शुरू कर दीजिए 10 से लेकर 1 तक। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ तक कि बहुत ही गुस्सैल और इम्पल्सिव लोगों को भी ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल लगी। मोटिवेट योरसेल्फ, इसका बेस्ट तरीका है आप अपने आप को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहें, लेकिन इसके चक्कर में आप ओवर द टॉप न चले जाएं, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड्स आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, यह बस आपको आपके गोल के लिए मोटिवेट करता है। हर रोज बाहर जाकर पार्टी करने के बजाय आप किसी स्पेशल ओकेजन का वेट करें। इससे आपका मजा दुगना हो जाएगा। आपको मिलने वाले रिवॉर्ड का भी ज्यादा असर पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए हमेशा रीजनेबल गोल को सेट कीजिए, जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है। यह कोई इजी काम नहीं है। आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा, जो आप इजीली पा सकें। अब जैसे आप अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो दूसरी डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आपको ऐसे में गोल कैसे रखना चाहिए समझते हैं। 1. मॉडरेटली हार्ड। निश्चित है आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा इजी या हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा। ज्यादा हार्ड आपको बहुत परेशान कर सकता है। थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। 2. यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम नहीं पता होगा, आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। 3. फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। जी हाँ, अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चलने लगे, तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हो। एक चीज हमेशा याद रखिए, फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं न कहीं आपको पीछे खींचने की फिराक में रहते हैं। आपको स्लो होकर अपने गोल्स के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा। 4. एम्पैथी। ये कोल्ड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी आज के टाइम में हम लोग एपैथेटिक और इंडिफरेंट होते जा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ जहां वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वहीं हमें इसकी आदत सी हो गई है। लोग टीवी पर इतने ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं, हमें दूसरों की तकलीफ को देखकर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यह हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हेल्थी रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बस आपको इसके एरियाज पर थोड़ा वर्क करना होगा, जैसे कि दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता है हमारे दोस्त या फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं।
हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग क्या है, वह कैसे रिएक्ट करते हैं। 5. अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना पड़ेगा जिससे आपकी बात हुई। उस इंसान से बात करने के बाद खुद से पूछिए, इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियर साइंटिस्ट इसे कम्युनिटी पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। डैनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं जिन्हें अलेक्सिथाइमिया होता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कैसे वह अपनी अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाले या किसी से शेयर करें। हम सब कभी न कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ जब आपको कुछ फील हुआ लेकिन आप बोल ही नहीं पाए। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, यह सबके साथ होता है, नॉर्मल है। ऐसे कुछ मेथड्स है जिससे आप अपनी इनर स्टेट को इंप्रूव या सुधार सकते हैं, जैसे कि आप मीडिएट कर सकते हैं। ऐसी और भी टेक्निक्स हैं। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर क्यूरियस हैं तो उस पर किताबें पढ़िए। 6. पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वह दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को लेकर एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कोई भी इश्यू सही ढंग से सुलझा लेना चाहिए। मान लीजिए आपके अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करके उसे कॉल जरूर करें, क्योंकि बड़े और समझदार लोग कोई भी दुश्मनी नहीं रखते हैं, न ही उनमें बदले की फीलिंग्स होती है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है हमेशा आप ही माफी मांगे, बल्कि इसके ठीक उलट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जानता है कब आपको सॉरी बोलना है, कब सॉरी नहीं बोलना है। तो ऐसे कई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ी बात बना देगी। अगर गलती आपकी नहीं भी है तो भी आपको मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वह हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर हमारी नॉलेज इनडायरेक्ट होती है। डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर। एक बात बिल्कुल सर्वमान्य है, फीमेल्स दूसरों के इमोशंस को एकदम सही समझने में सक्षम होती हैं। अगर इस बात को ज्यादा स्पेसिफिकली कहा जाए तो फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा ज्यादा एम्पैथी होती है। यही सिंपल फैक्ट बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। जैसे कि औरतों में कई बार शिकायत होती है उनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड एकदम कोल्ड नेचर के हैं। कई सारी फीमेल्स उनके इस कोल्डनेस को गलत वे में ले जाती है। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर अब इतना प्यार नहीं करते या अब उन्हें नापसंद करने लगे हैं, लेकिन यह असर सच नहीं होता। तो इसके बाद क्या होता है, फीमेल्स कई बार ओवर रिएक्ट कर जाती है, फिर अपने पार्टनर से इस बात को लेकर लड़ाई भी कर लेती हैं। फिर यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती है, क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप या डिवोर्स पर जाकर खत्म होती है, क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे काम आता है, तो यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ लीजिए, फीमेल्स इमोशनल इंटेलिजेंस में मर्दों से बेहतर होती हैं। इसका मतलब है कि मेल्स को ओवर रिएक्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक दो चीजें जरूर जान ले। एक, आपकी गर्लफ्रेंड जब भी रूड वे में बिहेव करें तो आप तुरंत रिएक्ट न करें। उस समय आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए, मेरे बिहेव से तुम्हें हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने यह पहले नोटिस भी नहीं किया, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। यह बहुत बेहतर तरीका है, बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें। दूसरी तरफ फीमेल को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की हो तो मेल्स बायोलॉजिकली इसमें काफी बुरे होते हैं, इसीलिए कई बार वह दूसरों के इमोशंस को समझ ही नहीं पाते। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं, ग्रुप कंटेस्ट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के ग्रुप में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मनी को इम्प्रूव करना ज्यादा आसान होता है। हमें इस एरिया के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, जिससे कि हमें हाईली इंट्रोवर्ट और इमोशनली डिस्टेंट लोगों को ऐसे ग्रुप में मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अकेले काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें करने दीजिए, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट कीजिए।
आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो इस बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ। गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। वैसे सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। ऑथर ने कई सारी ऐसी स्टडीज मेंशन की है जो कि एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे लोग जो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके 50 से कम उम्र में मरने की संभावना 7 गुना ज्यादा होती है। ज्यादा गुस्सा करना कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जिसमें डेथ भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कई टाइप की थेरेपी है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) अधिक इफेक्टिव होती है, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है। हालांकि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट नहीं जानते हैं वह वाकई में लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी होती है। जैसे कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग रिजेक्शन और ब्रेकअप्स को बहुत ही बेहतर ढंग से डील कर लेते हैं। ऐसा इसलिए भी संभव होता है क्योंकि ऐसे लोग अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना जानते हैं। वही कई लोग अपने ब्रेकअप्स होने के बाद फीलिंग्स को दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा ड्रिंक करना या स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। अपने इमोशंस को रिजेक्ट करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर रोने का मन है तो रो लीजिए,